गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के हम वीडियो में बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, जो कि है यूजीसी नेट पेपर 1 का पार्ट। सो बेसिकली इस यूनिट में क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया जाता है, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसका आपको सही आंसर चूज करके देना पड़ता है। तो बहुत इजी लग रहा है सुनने में, और उतना ही ज़्यादा इजी है भी अगर आप सही स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करते हैं तो ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 10 मार्क्स बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं, और वो भी तब जब आपको एक सिंपल सी हैबिट डेवलप करके 10 मार्क्स को पाना होता है बेस्ड ऑन योर जनरल नॉलेज और आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पर, एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिट्स जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है और कम्युनिकेशन होता है। उसमें आपको थ्योरी पढ़ के जाना पड़ता है, कंसेप्ट्स को समझना पड़ता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे आपको एक अपना जनरल एक नॉलेज को उपयोग करना पड़ता है, एक अपने कॉमन सेंस लगाना होता है, क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है। बट उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिन में कम से कम एक पैसेज ज़रूर पढ़ें। अगर आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके पैसेजेस पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप वो पढ़ चुके हैं, आपका वो फिनिश ऑफ हो चुका है, देन आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली जो इंग्लिश में हो। अगर आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर आप हिंदी में कर रहे हैं तो आप हिंदी का पढ़ सकते हैं अपनी लैंग्वेज के अनुसार। कोई बुक हो सकती है, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो सकता है। रीडिंग हैबिट को डेवलप करना है आपको अपने अंदर, एंड आई पर्सनली सजेस्ट कि रीडिंग हैबिट्स आपको अपने अंदर रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं जब आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी। क्यों? उसका एक रीज़न है कि रीडिंग हैबिट्स, आप आगे प्रोफेसर बनेंगे, आप रिसर्च की फील्ड में जाएंगे, रीडिंग हैबिट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट जब आप अपने अंदर डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे बेसिकली ये होगा कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपका दिमाग एकदम सेट हो गया होगा एक पैसेज या एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको वहाँ हड़बड़ाहट नहीं होगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ये गलती खुद कर चुकी हूँ, और मैं आपके कोर्स में वही आपको बताती हूँ, अपने कोर्स में वही आपको बताती हूँ जो गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि आप इस कोर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकें और वो जान सकें जो बाकी लोगों को नहीं पता है। राइट? सो बेसिकली आपको क्या करना है कि आपको एक हैबिट डेवलप करनी है रोज़ पढ़ने की। जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तो मैंने सोचा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी है, 10 मार्क्स मेरे फुल पक्के हो जाएंगे, कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं होती, पैसेज आना उसको पढ़ के आंसर ही तो देना होता है। मैं इस मेंटालिटी के साथ गई, मैंने बाकी यूनिट्स अपनी प्रिपेयर की थी, देन वहाँ पर मैं हड़बड़ा गई। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर हैबिट नहीं थी रीडिंग की बैक एट दैट टाइम, और मुझे कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स नहीं थी। मैं जो पढ़ रही थी उसको मैं समझ तो पा रही थी, बट उसमें टाइम लग रहा था। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड ट्रेन नहीं था कोई पैसेज को पढ़ के उसको कुछ करने की। बाकी मैं अटेम्प्ट कर पा रही थी क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस की थी। ये मैंने छोड़ा क्योंकि मुझे उसकी मुझे लगा कि मैं कर लूँगी, बट वहाँ पे मैं हड़बड़ा गई। क्वेश्चन सही हुए, 1-2 गलत भी हुए, बट अगर वो सारे सही हो जाते तो क्या बात थी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, बट हैबिट नहीं थी इसलिए गलत कर गई। बट वो मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट पे अपनी इम्प्रूव की। हालांकि मेरा नेट क्लियर हो गया था, बट दूसरे अटेम्प्ट में जब दिया तो मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स डेवलप हो गई थी। तो यही मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ, जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करें, एक अपने अंदर हैबिट डेवलप करें चीज़ों को पढ़ने की और उनको कॉम्प्रिहेंड मीन्स उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, बेसिकली दैट। तो ये आप अब अगर आज वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप ये वीडियो देखें इस हैबिट को अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि जब आप एग्ज़ाम में जाएं आपको एकदम नया न लगे कुछ, और आपकी हैबिट में और आप सर पैसेज पढ़ें, फुल 10 मार्क्स स्कोर करें, क्योंकि ये 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब आपको कुछ भी और ज़्यादा पढ़ना ना हो। तो ये जो आपको यहाँ पे पैसेज दिख रहा है, ये मैंने जून 2019 के पेपर 1 से लिया है। ठीक है, तो एक बात और याद रखिए कि यहाँ पे कोई ऐसे कहानी वाला आपको पैसेज नहीं मिलेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल होगा, थोड़ा टेक्निकल होगा, कोई कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल की बात हो रही है। तो वैसे ही कहीं आपको ग्रीन हाउस गैस मिल जाएगी, कहीं आपको कुछ हैबिट्स के बारे में कुछ भी कंसेप्चुअल होता है, बट वो कंसेप्ट जो सबके लिए जनरल हो। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल कंपनीज के बारे में मोर और लेस पता होता है सबको, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर का बंदा हो, चाहे वो फार्मेसी का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे कॉमर्स का हो, मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स कोई का भी हो। तो ये दिमाग में रखिए कि वहाँ पे आपको कोई कहानी नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पे आपको एक
कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो आपको पैसेज मिला उसको एक बार सरसरी निगाह से रीड करके उसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करिए। अब आपको यहाँ पे पता चलेगा, अगर आपकी हैबिट नहीं होगी तो वहाँ पे आपको टाइम लगेगा और आपके पास एग्जाम में टाइम ही नहीं होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है और यही चैलेंज होता है कि कम टाइम में कैसे अच्छे मार्क्स को स्कोर करके JRF क्वालिफाई करना है। ओके, सो यहाँ पे बस अ बिजनेस विल यूजली गो थ्रू पढ़ते हैं एक। अब जैसे कि मैंने, क्योंकि ये पूरा डिज़ाइन किया है वीडियो, तो मैंने ऑब्वियसली पढ़ा है वीडियो, तो यहाँ पे मैं आपके सामने पढ़ूंगी नहीं क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सो मैंने ये ऑलरेडी पैसेज पढ़ रखा है और ये ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल पे है, जहाँ पे उन्होंने अलग अलग पैरा में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज को एक्सप्लेन किया है। तो ये बात समझ में आ गई, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल पे है और 4 स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल है, 4 स्टेज की बात हो रही है। क्वेश्चंस पे आते हैं। द स्लोइंग डाउन ऑफ अ बिजनेस कैन हैपन इफ, सो द स्लोइंग डाउन ऑफ बिजनेस क्यों हो सकता है, बिजनेस क्यों लो डाउन हो सकता है। तो अब आपको एक बात समझनी होगी कि जो भी आंसर पूछ रहे हैं, जैसे 9th क्लास में पूछा जाता था तो उसका 9th क्लास में हमारा पठित गद्यांश अनसीन पैसेज होता था, तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते थे वो क्या होते थे, पैसेज के अंदर ही आंसर होता था। तो यहाँ पर भी सेम है, बस थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, थोड़ा सा हाई लेवल हो गया ऑब्वियसली क्योंकि नेशनल एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो आंसर है आपने पढ़ लिया, तो जब आपके अंदर रीडिंग हैबिट होगी तो आप जरूर समझ जाएंगे। द स्लोइंग डाउन ऑफ अ बिजनेस कैन हैपन इफ एट द फोर्थ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको जो दिख रहा है स्लो डाउन ऑफ अ बिजनेस, यहाँ पे स्लोइंग डाउन है और यहाँ पर भी स्लो डाउन है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा स्लो डाउन है, स्लो डाउन तो मैंने यहाँ कहीं पढ़ा, तुरंत जाएंगे। स्लो डाउन एज अ लेवल ऑफ इनोवेटिव एनर्जी मे हैव बिकम वीक। तो यहाँ पे क्या रीजन दिया है, स्लो डाउन बिजनेस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनोवेशन की जो एनर्जी है वो वीक हो गई है। और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है आंसर में क्या है, लेवल ऑफ इनोवेटिव एनर्जी वीकेंस, यस। तो जो हमारा आंसर होगा वो है हमारा आंसर नंबर 2। आंसर है हमारा 2। स्लोइंग डाउन ऑफ अ बिजनेस क्यों हो सकता है, जब इनोवेशन की एनर्जी वीक होगी। हमें कैसे पता चला, क्योंकि साफ साफ पैसेज में दिया हुआ है, इसलिए हमें ये पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है, आपको जो क्वेश्चन का कीवर्ड है और अगर वो कीवर्ड आपको पैसेज में मिल गया है तो बहुत ही अच्छा। कभी कभी क्या होता है, इनहेरेंट होता है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है, इम्प्लाइड होता है, समझना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे आएगा। बट टू स्टार्ट विथ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो अभी रिसेंट है, जून 2019 का। तो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ बिजनेस नीड केयरफुल हैंडलिंग एट विच स्टेज। नाउ कीवर्ड हमेशा आइडेंटिफाई करिए, द रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूछी गई है और पूछा गया स्टेज कौन सा, तो कीवर्ड्स है रिसोर्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा रिसोर्स रिक्वायरमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप देखेंगे ओ यहाँ पे भी रिसोर्स रिक्वायरमेंट 3rd स्टेज पे दिया हुआ है, रिसोर्स रिक्वायरमेंट। बट सिर्फ कीवर्ड देख के मत जाइए, कंटेक्स्ट भी समझिए। केयरफुल हैंडलिंग किस स्टेज पे होनी चाहिए रिसोर्स रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। एट दिस स्टेज द रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस नीड केयरफुल हैंडलिंग, और एट दिस स्टेज मीन्स कौन सा स्टेज, 3rd स्टेज, राइट। सो यार 3rd स्टेज पे जो है वो बिजनेस को केयरफुल हैंडलिंग करनी चाहिए रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स की। हैंस आवर आंसर इज आंसर नंबर 3, राइट। तो ऐसी कीवर्ड्स से जो पैसेज में जो वर्ड्स हैं उसको आपको क्या करना है गाइस, मैच करना है। यू हैव टू मैच टू ऑल दीज थिंग्स। नाउ 3rd क्वेश्चन पे, वेंचरिंग इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डज नॉट मीन दैट बिजनेस विल। अब यहाँ पे ये क्या है कि वेंचरिंग इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ठीक है, वेंचरिंग इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ढूंढना पड़ेगा कि रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कहाँ पे क्या है। कीवर्ड हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस है। तो अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप जान जाएंगे, अच्छा आपने वेंचर कहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे देखिए वेंचर हमने दिख रहा है, वेंचर इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देन अगेन सिर्फ कीवर्ड्स अगर आपका मैच कर रहा है तो मत जाइए, कंटेक्स्ट भी देखिए।
क्या है इनिशिएशन क्या है, द फोकस एट दिस स्टेज रिमेन्स ऑन द ओरिजिनल प्रोडक्ट और सर्विस बट द एफर्ट इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर एंड वेंचर इनटू रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस। तो सेकेंड स्टेज पे फोकस क्या रहता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट का रहता है, ठीक है, बट एफर्ट इज टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। तो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे देखिए आपका वो क्या कह रहा है, आपका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकेंड स्टेज पे फोकस रहता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट और सर्विस पे फोकस रहता है, बट साथ साथ ये भी रहता है कि वेंचर करें हम दूसरे भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप दूसरे प्रोडक्ट में वेंचर कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट भूल जाएं। देखिए ओरिजिनल प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे आ गया, हमारा आंसर मिल गया। सो दैट मीन्स जो यहाँ पे वेंचर की बात हो रही है, यहाँ पे वेंचर की बात हो रही है, यहाँ पे वेंचर की बात हो रही है, तो जब आप दूसरे प्रोडक्ट्स में जाएं आपको अपना ओरिजिनल इग्नोर, अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं इग्नोर करना है। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए सिंपल होता जा रहा है ना, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी रीडिंग हैबिट्स डेवलप होती जाएंगी, वैसे ही जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपको पता है कि आपको बस पढ़ना है, कीवर्ड्स को क्वेश्चन से मैच करना है और कंटेक्स्ट देख के आंसर को टिक करना है। एज सिंपल एज दैट एंड 10 मार्क्स आर योर्स। हमारा क्या हो गया, हमारा राइट। सो when will a business create its place in market? बिजनेस कब अपनी प्लेस जो है वो मार्केट में क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे बेसिकली क्या स्टेजेस की बात हो रही है, कौन से स्टेज पे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है क्रिएशन की बात हो रही है, बिजनेस क्रिएट करेगा मार्केट में। सो ये कहाँ पे हमने देखा है, कहाँ पे हमने देखा है, ये आपको क्या करना है, देखना है कि बिजनेस मार्केट में प्लेस कैसे क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट हम रख लेते हैं हमारा कीवर्ड, ठीक है। और एक आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी पता चल जाएगा कि बिजनेस जो कोई भी अगर आप बिजनेस करेंगे तो वो किस स्टेज में करेंगे। ऑब्वियसली एक इनिशियल स्टेज में होगा, बट फिर भी अगर आप फर्स्ट स्टेज पे जाते हैं, एक फर्स्ट स्टेज पे तुरंत आपका दिमाग जाएगा, स्पेशली अगर आप कॉमर्स के हैं तो। द फर्स्ट स्टेज इंट्रोडक्शन स्टार्टअप वेयर अ बिजनेस डिसाइड्स कोर स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज स्टार्ट्स एट दिस अर्ली स्टेज। The main goal at this stage is to take off to a good start and make a place in the market। मिल गया आंसर हमें। इस फर्स्ट स्टेज पे ऑब्वियसली हमें पता था कॉमन सेंस से, बट फिर भी एकदम क्वालिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मेन गोल है हमारा टू गुड स्टार्ट और एक मार्केट में प्लेस बनाना। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट करना, अब आप कहेंगे क्रिएट तो है नहीं तो हम कैसे मान लें, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। क्रिएट और मेक एक ही बात है, मार्केट प्लेस बनाना, क्रिएट करना एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है गाइज वो हो जाएगा 2 इज अवर आंसर। इंट्रोडक्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज पे ही दिया है कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे मार्केट में प्लेस बना लेना चाहिए प्रोडक्ट को। सो आवर आंसर विल बी 2, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो फिर हम आते हैं फिफ्थ पे, द फाउंडर ऑफ अ बिजनेस डज नॉट मूव टू अ मोर मैनेजरियल रोल एट विच स्टेज। ओके, एक फाउंडर जो बिजनेस का है एक मैनेजरियल रोल मतलब और ज़्यादा मैनेजरियल रोल पे किस स्टेज पे मूव नहीं करता है। सो लाइक यहाँ पे आप ले सकते हैं, कहाँ भी आपने कहीं पर भी पैसेज में फाउंडर पढ़ा हो या मैनेजरियल पढ़ा हो, दो हम ले सकते हैं। अगर आपको एक कीवर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप दूसरे कीवर्ड पे स्विच ऑन करिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है फाउंडर भी हो सकता है, मैनेजरियल रोल, दोनों ही मुझे कन्विंसिंग कीवर्ड्स लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द फर्स्ट ओके, सो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होने वाला है। आप समझिए कि हिंदी थोड़ी सी समझने की कोशिश करिए, कि उसका कंटेक्स्ट समझने की कोशिश करिए, मीनिंग समझने की कोशिश करिए कि जो फाउंडर है बिजनेस का वो एक मैनेजरियल रोल पर किस नहीं मूव होता है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या है कि आपको सारी स्टेजेस दी गई हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आपको करना है कि कौन सी स्टेज जो है वो यहाँ पे सही होगी। सो द फर्स्ट स्टेज विच इज इंट्रोडक्शन स्टार्टअप फेज जो होता है, ये बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो स्टार्टअप फेज है, ठीक है। वेयर अ बिजनेस डिसाइड्स व्हाट इट्स कोर स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज आर एंड स्टार्ट सेलिंग इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज।
At this early stage, the founder or founders will be a part of every aspect of a daily process of the business. The main, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा आपका गोल था फाउंडर, ठीक है, फाउंडर है, तो फाउंडर हमें मिल गया। तो फाउंडर और फाउंडर्स विल बी अ पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रोसेस ऑफ द बिजनेस, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली हमने दो आइडेंटिफाई किए थे, फाउंडर्स, मैनेजरियल रोल हमें कहीं भी दिख नहीं रहा है, तो हम फाउंडर्स पे जाएंगे। तो फाउंडर्स से बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझिए कि कौन सी स्टेज पे जो फाउंडर है बिजनेस की, वो मैनेजरियल रोल, मतलब मैनेजर का काम क्या होता है, सारा चीज़ मैनेज करना। बेसिकली वो ग्राउंड पे इतना नहीं जाता है, उसका काम होता है सिर्फ मैनेज करना, उतना ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे वो इतना ज़्यादा पॉश रोल नहीं लेता है, इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रोल नहीं लेता है, तो वो बेसिकली क्या है, हमें दिख रहा है स्टार्टअप स्टेज पे, क्योंकि स्टार्टअप फेज पे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपको समझना पड़ेगा जब वो प्रैक्टिस से आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्ली स्टेज पे बोल रहा है, देखिए या तो आपको डायरेक्ट मिलेगा या तो आपको इम्प्लाइड मिलेगा, मैंने पहले ही बोला था। तो यहाँ फाउंडर्स और फाउंडर्स विल बी अ पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ डेली। तो यहाँ पे फाउंडर क्या होंगे, इस स्टेज पे जो फाउंडर है वो प्रोसेस जो है बिजनेस का, वो डेली एस्पेक्ट, मतलब एवरी एस्पेक्ट, जितना भी डेली प्रोसेस है जो भी बिजनेस का, क्योंकि जब एक स्टार्टअप स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन स्टेज पे, तो जो शुरुआत करते हैं जो फाउंडर्स होते हैं उनको सारा कुछ काम करना पड़ता है, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड सैलरी ऑफ सो मेनी एम्प्लॉयज, वो सबको एम्प्लॉय करके सैलरी नहीं दे सकते, तो वो खुद ही सारा काम करते हैं। तो वो अर्ली स्टेज पे होता है। जैसे कि आप अपना कोई काम शुरू करें तो आप नौकर सीधे नहीं रखना, चालू लोगों को नहीं नौकरी पे रख सकते हैं, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। धीरे धीरे आपको प्रोडक्ट ग्रो करेगा, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे, प्रॉफिट आएगा, देन यू कैन एम्प्लॉय दीज पीपल, राइट। सो यहाँ पर भी हमको यही करना है, तो यहाँ पर भी वो यही कहने की कोशिश करें। तो इनिशियल स्टेज पे जो फाउंडर्स हैं वो हर एक रोल निभाते हैं, एवरी डेली प्रोसेस जो बिजनेस का है वो सारा कुछ करते हैं, इसीलिए वो मैनेजरियल रोल पे मूव ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो मैनेजरियल रोल पे मूव ऑन कर गए तो बेसिकली प्रोडक्ट को टेक ऑफ कौन करवाएगा, उसको अर्ली ग्रोथ फेज में कौन ले जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हमें इम्प्लाइड समझना है, और हमारा जो आंसर है वो स्टार्टअप स्टेज का आंसर होगा, राइट। हमारा ये आंसर है, स्टार्टअप स्टेज हमारा आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि इस स्टेज पे पैसेज के अनुसार जो फाउंडर्स हैं वो सारा बिजनेस, सारा जो डेली प्रोसेस है, सारा एस्पेक्ट्स वो खुद हैंडल करते हैं, इसलिए वो मैनेजरियल रोल पे नहीं जा सकते। ये इम्प्लाइड है, इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं है, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, बट हाँ अगर आप सही से पढ़ेंगे तो यही इम्प्लाई कर रहा है। इसलिए हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि स्टार्टअप स्टेज जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो गाइज आई होप यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चंस मिलकर सॉल्व किए हैं, आप भी सॉल्व कर रहे होंगे साइड बाय साइड। आई एम वेरी मैच्योर। अगर नहीं करें तो फिर से वीडियो देख के सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो इस तरीके से जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजीसी नेट का सॉल्व करना पड़ता है। कंक्लूड करूँ अगर इस वीडियो को, देन यू हैव टू मेंटेन अ हैबिट, आपको एक हैबिट मेंटेन करनी पड़ेगी रोज़ पढ़ने की। अगर आप रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हर ऑल्टरनेट डेज पढ़िए, फिर आपको खुद मन करेगा रोज़ पढ़ने का। रीडिंग हैबिट्स इंक्लूड करिए अपनी डेली रूटीन में, और साथ साथ जो पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ेगा। साथ में आपको 10 मार्क्स जो हैं वो मोरलेस आपके गारंटी हो जाएंगे बिना किसी ज़्यादा मेहनत के, और वो हैबिट जो है आपको लॉन्ग रन में काम भी आएगी। तो और दूसरा है कि एकदम एवे कोई पैसेज नहीं पूछ लिया जाता है, कंसेप्ट बेस्ड पैसेज पूछा जाता है। कोई कंसेप्ट होगा बट वो कंसेप्ट जनरल होगा, तो वो कहीं ना कहीं हम सब उससे रिलेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है एनटीए पूछता है, तो वो क्वेश्चन आपको समझने के लिए जब आप एक पूरा पैसेज आपको दिया जाएगा उसको एक बार पढ़ेंगे और कॉम्प्रिहेंड कर लेंगे अच्छे से कि आखिर पैसेज कहना क्या चाह रहा है। फिर एक एक क्वेश्चन पे आप स्विच ऑन करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसके कीवर्ड्स जो है उसको आइडेंटिफाई करना आप सीखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। और उन कीवर्ड्स को जो आपने क्वेश्चन पढ़ा है, ऑब्वियसली 2-3 बार आपको पैसेज पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, बट ठीक है, हैबिट के साथ आपकी स्पीड इंक्रीज ही होगी, डिक्रीज बिल्कुल भी नहीं होगी। तो उन कीवर्ड्स को पैसेज के जो कीवर्ड्स उनके साथ मैच करना है और अपने आंसर को ढूंढ के टिक मार्क करना है, सिंपल एज दैट। सो बहुत ही इजी है, कम टाइम में आपको 10 मार्क्स पूरे आपकी पक्के होने की बिल्कुल उम्मीद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को प्रिपेयर करिए एंड एकदम चिल करिए। यू आर गोइंग टू स्कोर फुल 10 मार्क्स अगर आप ये मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप
studying guys. JRF is yours. All the best. Thank you guys. Bye bye. Namaste. तो